गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण, अर्थात जब हमारा भारत आज़ाद हो गया तो किस प्रकार से उद्योग धंधे या किस प्रकार से औद्योगिकरण हुआ। भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए औपनिवेशिक शासन के दौरान हुआ आर्थिक शोषण एक केंद्रीय मुद्दा था। उनका विचार था कि तीव्र एवं बृहद स्तर के औद्योगिकरण द्वारा आर्थिक स्थिति में आवश्यक सुधार किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप भारी मशीनीकृत उद्योग धंधों का विकास हुआ। रुई, जूट, कोयला खाने एवं रेलवे भारत के प्रथम आधुनिक उद्योग थे। अर्थात भारत में जो अंग्रेजों के द्वारा जो शुरू किए गए थे पहले, जैसे रुई, जूट, कोयला, ये रेलवे, ये उद्योग थे। और यही उद्योग फिर बाद में जो स्वतंत्र भारत था उसमें भी इनका जन्म हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने तीव्र आर्थिक विकास का लक्ष्य रखा। इसमें सुरक्षा, परिवहन, संचार, ऊर्जा, खनन आदि परियोजनाओं को सम्मिलित किया गया। सरकार ने मिश्रित आर्थिक नीति को अपनाया, जिसमें कुछ क्षेत्र सार्वजनिक अर्थात सरकार के लिए आरक्षित रखे तथा कुछ निजी क्षेत्रों के लिए खुले रखे। स्वतंत्रता के पश्चात मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के अतिरिक्त बड़ौदा, कोयम्बटूर, बेंगलोर, पूना, फरीदाबाद, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर आदि भी महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र बन गए। सरकार ने लघु एवं कुटीर उद्योगों को विशिष्ट सहायता प्रदान करके प्रोत्साहन दिया। 1991 तक कुल कार्यकारी जनसंख्या में से केवल 28% बड़े औद्योगिक उद्योगों में कार्यरत थे, जबकि 72% लघु और कुटीर उद्योगों के परंपरागत उद्योगों में कार्यरत थे। अर्थात 72% लोग तो छोटे उद्योगों में काम करते थे और 28% जो लोग थे वो बड़े उद्योगों में काम करते थे। भारत वर्तमान में एक कृषि प्रधान देश है। अर्थात भारत की जो स्थिति है, जो अर्थव्यवस्था है, वो कृषि पर टिकी हुई है। सेवा क्षेत्र, दुकानें, बैंक, IT उद्योग, होटल्स तथा अन्य सेवाओं के क्षेत्र में अधिक लोग आ रहे हैं और नगरीय मध्य वर्ग की संख्या में वृद्धि हुई है। नगरीय मध्य वर्ग के मूल्यों में भी बदलाव दिखाई दे रहा है। सरकारी रोजगार के स्थान पर निजी क्षेत्र में भागीदारी बढ़ी है। सरकार भी उद्योग लगाने के लिए भूमि अधिग्रहण की नीति आगे बढ़ रही है। अधिग्रहण का मतलब है जबरन के विरुद्ध आंदोलन भी किसानों द्वारा, आदिवासियों के द्वारा देखे जा सकते हैं। भारत में औद्योगिकरण के निम्न परिणाम दृष्टिगत हुए। सबसे पहला, उत्पादन का व्यापारीकरण हुआ, अर्थात जो उत्पादन हो रहा है उसका व्यापार किया जा रहा है। जीवन निर्वाह, अर्थव्यवस्था समाप्ति की ओर है। अर्थात पहले क्या थे कि जो भी उत्पादन करते थे वो जीवन निर्वाह के लिए करते थे, लेकिन अब व्यापार के लिए करते हैं। मशीनी उत्पादन की प्रधानता बढ़ी है। पहले वस्तुओं का जो उत्पादन होता था वो हाथ से होता था, अब मशीनों से होता है। खेती पर निर्भर श्रमिकों के अनुपात में गिरावट आई है। पहले जो अधिकतर लोग थे वो कृषि पर निर्भर थे, लेकिन अब धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। लोग व्यापार में, उद्योगों में अपना स्थान बना रहे हैं। नगरीकरण में वृद्धि हुई है। शहरों में क्या है कि उद्योग धंधों की स्थापना ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से लोग गाँवों से शहरों में आ गए हैं और शहरों का आकार बढ़ रहा है, जिसको नगरीकरण हम कहते हैं। शिक्षा का प्रसार हुआ है। पहले शिक्षा का स्तर कमज़ोर था, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने कई प्रोग्राम चलाए जिसके माध्यम से शिक्षा का जो प्रसार है वो हो रहा है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में तकनीक और विज्ञान का प्रयोग में वृद्धि हुई है। लोकतंत्र का विकास और प्रसार हुआ है। वर्तमान के जितने भी देश हैं उनमें लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं और लोकतंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो रहा है। सार्थ ये कहा जा सकता है कि औद्योगिकरण से ने समाज पर व्यापक प्रभाव डाला है, जो निश्चित रूप से प्राचीन एवं मध्ययुगीन समाज से भिन्न प्रकार का है। औद्योगिकरण के कारण लोगों का जीवन स्तर सुधरा है। साथ ही इसके कारण बहुत प्रकार की नवीन समस्याएं भी उत्पन्न हुई है। नगरीयकरण, नगरीकरण से अभिप्राय ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्रव्रजन यानी कि देशांतरण के माध्यम से शहरी जनसंख्या में वृद्धि। अर्थात क्या होता है कि गाँव से लोग कहाँ जाते हैं, शहरों में, तो शहरों की जनसंख्या क्या होती है, बढ़ती है। खेती आधारित व्यवसाय के स्थान पर औद्योगिक व्यवसाय की ओर रुझान, अर्थात जो लोग कृषि का कार्य करते थे अब वो कृषि का कार्य छोड़कर शहरों के उद्योग धंधों में आ रहे हैं।
कृषि प्रधान ग्रामीण एवं प्रकृति से जुड़े भूदृश्य से नगरीय भूदृश्य की तरफ परिवर्तन। जो लोग कृषि करते थे और ग्रामीण जीवन में रहते थे और प्रकृति के साथ जुड़े हुए थे, वो लोग अब कहाँ आते हैं? शहरों में आ गए हैं। कुल जनसंख्या में ग्रामीण की तुलना में शहरी आबादी में तेजी से बढ़ोतरी, अर्थात पहले जो लोग थे वो गांव में रहते थे और जो जनसंख्या वृद्धि होती थी वो भी गांवों की ज़्यादा होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो जो जनसंख्या वो शहरों की तरफ आ रही है, इसलिए शहरों की जो आबादी है वो तेजी से बढ़ रही है। जनसंख्या के बड़े भाग द्वारा नगरीय जीवन शैली को अपनाना, अर्थात नगरीय जो जीवन शैली होती है, आधुनिक सड़क बढ़त, आजकल की जो आधुनिक सुख सुविधाएं उनको प्राप्त करना, ठीक है, तो वो जीवन शैली को अपनाना है। प्राचीन नगरों की जनसंख्या में वृद्धि तथा नवीन नगरों की उत्पत्ति होती है। जो पुराने जो शहर थे उनकी जनसंख्या तो बढ़ रही है, साथ ही नए जो शहर है, नए जो नगर है, उनकी भी उत्पत्ति होती जा रही है। नगरीकरण की विशेषताएं क्या क्या है? तो नगरीकरण की विशेषताएं, पहला है श्रम विभाजन तथा श्रम विशिष्टीकरण, अर्थात पहला है श्रम का विभाजन होता है, अलग अलग स्तर पर अलग अलग लोग कार्य करते हैं। मशीनों के द्वारा उत्पादन कार्य संपादन होता है। जीवन में द्वितीय समूह तथा संगठनों की भूमिका में वृद्धि हुई है। जो उद्योग धंधों से जुड़े हुए लोग हैं उनकी भूमिका में वृद्धि हो रही है। सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि, व्यवहार में कृत्रिमता, दिखावा तथा परिवर्तन। जो व्यवहार है वो पहले प्राकृतिक थे लेकिन अब कृत्रिम हो गए हैं, दिखावा लोगों में हो गया है, परिवर्तन हो रहे कई प्रकार के। संचार तथा आवागमन के आधुनिक साधन, आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है तो उस तरीके से नए नए संचार के साधन और आवागमन के जो साधन है वो विकसित हुए हैं। भाग दौड़ भरा तथा मशीनी जीवन, पहचान का संकट, समझौतावादी तथा संयोजनवादी मानवीय प्रकृति, परिस्थितिगत असंतोष का अस्थिरता, अविश्वास तथा हर समय ठगे जाने के भय का आक्रांत। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि हम क्या करते हैं, एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते हैं और क्या होता है, कई बार लोग ठग भी जाते हैं। इसकी वजह से भी ये समस्याएं बनी हुई है। प्रत्येक कार्य लिखित संविदा के माध्यम से, कोई भी कार्य होता है उसका एक तरीके से लिखित समझौता होता है। सुरक्षा के लिए चिंताग्रस्त, वर्तमान जो जीवन शैली है उसमें सुरक्षा का भी खतरा बना होता है। प्रदूषण व अवसाद जनित तथा जीवन शैली से संबंधित शारीरिक समस्याएं, कई प्रकार का प्रदूषण होता है। नई नई जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो प्रदूषण भी बढ़ रहा है। कर्तव्य के स्थान पर अधिकारों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील, लोग अपना कर्तव्य नहीं मानना चाहते लेकिन अपने जो अधिकार है उनको प्राप्त करना चाहते हैं। बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, वर्तमान में कई प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं हैं, आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं हैं जिनके माध्यम से हम उनको पूरा प्राप्त करते हैं। उपयुक्त विशेषताएं नगरीय आबादी को ग्रामीण आबादी से अलग करती है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल आबादी का 31.16% नगरीय आबादी, अर्थात 31.16% लोग नगरों में रहते हैं, जो कि आज़ादी के बाद की प्रथम जनगणना 1951 में 17.29% थी। इस प्रकार पिछले 60 वर्षों में भारत की कुल आबादी का ग्रामीण आबादी का जो हिस्सा है वो लगातार कम हो रहा है एवं नगरीय आबादी का हिस्सा बढ़ रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1 लाख एवं इससे अधिक तथा 10 लाख से कम की आबादी वाले शहरों की संख्या 412 थी। 10 लाख से 1 करोड़ के बीच की आबादी वाले महानगरों की संख्या 53 थी तथा 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले महानगर की संख्या 3 थी। 1 करोड़ यानी कि 10 मिलियन से अधिक की जनसंख्या वाले मेगा सिटी निम्न प्रकार से, एक है मुंबई, दूसरा है दिल्ली और तीसरा है कोलकाता। भारत में जो नगरीकरण है उसके क्या प्रभाव हैं? तो आधुनिक नगरीकरण से विश्व स्तर पर हमारी संस्कृति को व्यापक ढंग से प्रभावित किया है। लोगों के मानदंड एवं मूल्य बदले हैं। परंपरावादी के स्थान पर वैज्ञानिक सोच का विकास हुआ है। शहरों में एक प्रकार के कॉस्मोपॉलिटन अर्थात सर्वदेशीय सोच तथा मिश्रित संस्कृति का विकास हुआ है। भारत के नगरों में नगरीय सामाजिक संरचना के निम्नलिखित प्रवृत्तियां दिखाई देती है। पहली है जातिगत व्यवसाय में परिवर्तन। पहले क्या होता था कि एक जाति के आधार पर व्यवसाय करते थे, लेकिन अब उसमें क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया है।
परंपरागत जाति व्यवस्था शहरों में अभी विद्यमान है। जो जातिगत जो व्यवसाय है उनको अधिक परिवर्तन नहीं पड़ता जितना अपेक्षित था। ब्राह्मण, बनिया, खाती, सुनार, लोहार, धोबी, मोची, नाई जैसी सैकड़ों जातियां शहरों में अपने परंपरागत व्यवसाय को छोड़कर जीवन स्तर को अपना रही है। आंशिक व्यवसायगत परिवर्तन दिखाई पड़ता है, जैसे कुछ ऊंची जाति वाले लोगों ने जूते की दुकान, सैलून अथवा लॉन्ड्री खोली है। व्यापार पर अब वेश्यों यानी बनियों का एकाधिकार नहीं है। ब्राह्मणों के व्यवसाय पर भी अब उनका एकाधिकार बना हुआ है। अस्पृश्यता की भावना में कमी। लोग पहले क्या करते थे कि ये छोटी जाति है, ये ऊंची जाति है, नीची जाति है, और भेदभाव करते थे लोगों के साथ में। लेकिन अब वो क्या हो गया, धीरे धीरे समाप्त हो गया। भारत में सामाजिक दूरी की अवधारणा प्रचलित रही। मानव के शरीर के स्पर्श की तो दूर की बात है, उसकी छाया तक को भी दूर ही रहने की परंपरा रही। ऊंची जातियों द्वारा निम्न जातियों के साथ किए जाने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहार में शहरों में बदलाव आया। आज ब्राह्मण एवं दलित एक ही होटल में खाना खाते हैं, एक ही वाहन में यात्रा करते हैं। दलित अधिकारी के मातहत ब्राह्मण कर्मचारी काम करते हैं। इस प्रकार आधुनिक शिक्षा, विज्ञान, औद्योगिकीकरण तथा नगरीकरण के कारण समाज में व्यापक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जातिवादी भावना में अभिवृद्धि। नगरीकरण के कारण जहाँ एक और अस्पृश्यता तथा जातिगत व्यवसाय में बदलाव देखने को मिला है, वहीं जातिवाद रूपांतरित स्वरूप में अधिक कठोर होकर उभरता प्रतीत हो रहा है। पढ़े लिखे लोगों द्वारा जाति के आधार पर संगठन एवं सभाएं निर्मित की जा रही है। परिवार का जो आकार है वो भी बदल रहा है। पहले संयुक्त परिवार थे, अब एकल परिवार बन रहे हैं। गांवों की तुलना में शहरों में संयुक्त परिवार तथा विस्तृत परिवार का विघटन ज़्यादा हुआ है। नगरों में एकाकी परिवार ज़्यादा प्रचलित है। शहरों में नातेदारी के बंधन ढीले पड़ रहे हैं। परिणाम स्वरूप परिवार छोटे होने लगे हैं। भारत की जनगणना के प्रतिवेदनों से स्पष्ट है कि शहरी आकार में छोटे होने की ओर अग्रसर है। ग्रामीण शहरी संबंध। भारतीय शहरों में ग्रामीण जीवन शैली जहाँ जहाँ तक देखने को मिल रही है, जितना छोटा शहर उतना ही अधिक ग्रामीण प्रभाव। भारत में ग्रामीण तथा नगरीयता दोनों साथ साथ दिखाई देते हैं। द्वितीय समूह तथा संसाधनों के प्रभाव में वृद्धि। नगरीय क्षेत्रों में प्राथमिक समूह तथा संस्थाओं का प्रभाव सामाजिक जीवन में कम हो रहा है तथा द्वितीयक समूह एवं संस्थाओं का प्रभाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। शहरी आबादी की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति द्वितीय समूह और संस्थाओं के माध्यम से होती है, अर्थात उद्योग धंधे हैं उनके माध्यम से होती है तथा जीवन में परिवार, पड़ोस, समुदाय की भूमिका कम हो रही है। शहरों में सामुदायिक भावना अथवा हम की भावना के स्थान पर व्यक्तिवादी भावना में वृद्धि हो रही है। इंद्रिय परक संस्कृति का प्रभाव। नगरीय जीवन शैली में खाओ पियो मौज उड़ाओ की संस्कृति अथवा चारवाक संस्कृति हावी होती जा रही है। भारतीय जीवन दर्शन में परंपरागत रूप से लोगों की जीवन शैली आध्यात्मिक रही, लेकिन नगर के विकास एवं प्रसार ने पश्चिमी मूल्यों को बढ़ावा दिया है, जिससे रुग्ण उपभोक्तावादी या भौतिकवादी जीवन शैली का विकास हुआ है। नवीन व्यवसाय की उत्पत्ति तथा खेती में व्यावसायीकरण में वृद्धि। नगरीयकरण के प्रभाव से शहरी क्षेत्रों के आसपास के गांवों ने नए व्यवसायों का प्रादुर्भाव हुआ है। मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, दूध व्यवसाय, फल सब्जी उत्पादन, फूलों की खेती के साथ साथ छोटे मशीनी उद्योग भी अस्तित्व में आए, अर्थात जो आसपास के गांव हैं उनमें ये सब परिवर्तन हुए हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार। नगरीयकरण की प्रक्रिया के विस्तार ने उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार किया है। वर्तमान में गाँव में टीवी, फ्रिज, कूलर, मोटर गाड़ी, सिलाई मशीन, विद्युत चालित कृषि यंत्र, फैंसी वस्त्र, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, शीतल पेय आसानी से उपलब्ध है। शहरी प्रभाव ने गाँवों में भौतिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि की है तथा लोगों में उपभोग की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। आधुनिक एवं अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। वर्तमान में जो शिक्षा है वो अब देखियो हम बात करते हैं शहरों की, तो बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल है। नगर आधुनिक एवं अंग्रेजी शिक्षा के केंद्र है। इनके प्रभाव से बाहर गाँवों में भी आधुनिक औपचारिक शिक्षा का प्रभाव बढ़ा है।
गांव के लोग भी शिक्षा प्राप्त करके सरकारी नौकरी में आकर अपनी जीवन की दशाओं में बदलाव चाहते हैं। इस आकांक्षा ने, जिसमें वे शहरी सुख सुविधाओं वाले जीवन को जीना चाह रहे हैं, आधुनिक शिक्षा की मांग में वृद्धि की है। जजमानी प्रथा की समाप्ति। नगरीकरण में जजमानी प्रथा एक सेवा के बदले सेवा व वस्तु विनिमय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अब काम के बदले नगद, पारिश्रमिक तथा मुद्रा विनिमय का प्रचलन हो गया। पहले वस्तु विनिमय था, वर्तमान में मुद्रा विनिमय। जजमानी प्रथा में सेवा करने वाली जातियां अपने पेशों का आधुनिकीकरण कर दिया है। नगरीकरण के जातिगत पेशों में बदलाव किया है। शहरों में व्यवसाय संबंधी गतिशीलता बढ़ी है। अंधविश्वासों में कमी। भारत में परंपरागत समाज में अंधविश्वासों की बहुलता दैनिक जीवन में पाई जाती थी। आधुनिक वैज्ञानिक सोच तथा तकनीक के प्रयोग ने, जो आधुनिक नगर की पहचान है, अंधविश्वासों में कमी की है। शहर के साथ साथ गांव में भी नवीन विचार एवं वैज्ञानिक सोच से ओतप्रोत हो रहे। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से परंपरावादी सोच में बदलाव। नगरीकरण के माध्यम से आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप शहर एवं गांव में बहुआयामी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। शिक्षा के प्रसार एवं प्रभाव ने छोटा परिवार, विधवा विवाह, वयस्क विवाह, स्त्री पुरुष समानता, व्यवसायों के चयन की स्वतंत्रता, आर्थिक गतिशीलता के विचार को समर्थन तक गति प्रदान की है। वर्तमान में जीवन साथी चयन में लड़कियों की भूमिका बढ़ी है। निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में महिलाओं को सहभागिता में वृद्धि हुई है। अंतरजातीय विवाह अर्थात एक जाति से दूसरी जाति में विवाह, न्यायालयों में विवाह, तलाक के मामले बढ़े हैं। जीवन में नैतिक मूल्यों की में गिरावट आई है और कालाबाजारी, घूसखोरी, मिलावटखोरी और बेईमानी में वृद्धि हुई है। महिला सशक्तिकरण। महिलाओं की स्थिति में काफ़ी बदलाव आया है। उच्च शिक्षा, रोजगार तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों ने महिला स्वतंत्रता को प्रोत्साहन मिला। शहरों में पर्दा प्रथा कम हो रही है। मुस्लिम संप्रदाय में भी उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं को बुर्का पहनने की प्रथा के अलावा उनकी जो उपस्थिति है वो बढ़ी है। घरेलू मामलों में भी महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ी है। नगरीय क्षेत्रों में पितृसत्तात्मक मूल्यों में ह्रास देखने को मिला है तथा महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। अर्थात हमारे यहाँ पर क्या है, जो घर का मुखिया है वो पिता को माना जाता है, यथार्थ पितृसत्तात्मक था, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हो रहा है। धर्म का राजनीति में हस्तक्षेप। नगरीकरण की प्रक्रिया में धर्म का सामाजिक क्षेत्र के स्थान पर राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप बढ़ा है। वोट की राजनीति ने अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु धर्म का उपयोग बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक दल वोटों की खातिर तुष्टीकरण की नीति की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। धर्म व्यक्तिगत आस्था में विश्वास का मात्र नहीं रह गया है। कर्मकांड के प्रभाव में कमी। अर्थात पहले जो कर्मकांड जैसे पूजा पाठ, वेद ये होते थे, वो उनमें क्या हो गया, कमी हो गई है। नगरीकरण में आधुनिक शिक्षा के प्रभाव से धर्म में कर्मकांड की महत्ता को कम किया है। वर्तमान समय में शहरों में कर्मकांड के स्थान पर भक्ति, श्रद्धा और उपासना में वृद्धि हुई है। परिणाम स्वरूप धर्म व धर्म गुरुओं का प्रभाव थोड़ा कम हुआ है। लोग अंधविश्वासों के स्थान पर धर्म में भी तर्क ढूंढने लगे हैं। मेधा पलायन। नगरीकरण में मेधा पलायन को बढ़ावा दिया गया है। गाँव की अपेक्षा शहरों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, नौकरी तथा आर्थिक उन्नति के अवसरों ने ग्रामीण मेधा को नगरों की तरफ आकर्षित किया। अर्थात गाँव से लोग कहाँ गए, शहरों में काम करने के लिए आ गए। अर्थ पलायन को बढ़ावा। मेधा पलायन के साथ साथ गाँव से शहरों की तरफ अर्थ पलायन भी बढ़ा है। शहरों में प्रगति, विकास, विलासिता, सुख सुविधाओं के साधनों की उपलब्धता, तरक्की के सपने आदि देखकर गांव के लोग अपनी पूंजी का निवेश शहरों में कर रहे हैं, जिससे गांव में पूंजी की निकासी तेजी से हुई है। आर्थिक साम्राज्यवाद अथवा आर्थिक उपनिवेशवाद। धर्म की निकासी गांव से शहर की ओर होने तथा गांव में पूंजी का अभाव होने से अब शहरी लोग ग्रामीण अर्थतंत्र पर प्रभावी हो गए हैं। जो गांव में अग्रणी पंक्ति के लोग थे, वे अब शहरों में रहने लगे हैं। वे अपनी ग्रामीण संपत्ति की देखभाल अथवा कृषि
दूसरों को ठेके पर देने लग गए। विश्वव्यापी प्रभाव। नगरीकरण की प्रक्रिया ने हमारे जीवन में विश्वव्यापीकरण को बढ़ावा दिया है। नगरों में आधुनिक तकनीक तथा संचार के साधनों जैसे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता ने वैश्विक दूरियां अर्थात ये जो संचार के साधन है इनके इनके जो प्रयोग है उनके द्वारा हम जो विश्व है वो पूरा एक उसकी कहीं भी किसी प्रकार की घटना होती है उसकी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमारा लेसन है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये 4th लेसन आपका कंप्लीट हो गया है।